दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। कल हमने वामपंथ पे चर्चा की थी। आज हम उसी तरह समाजवाद पर एक छोटी सी चर्चा करना चाहते हैं। इस चर्चा का उद्देश्य है आपको उन विषयों को बताना जो आपके आसपास मौजूद हैं। बड़ी मुखरता से, प्रखरता से, गंभीरता से आपके समाज में ऊपर या नीचे देश को ले जाने के लिए यह तत्व जिम्मेदार है। कई बार ऐसे लोग आपको इस तरह की भावनाओं के साथ मिलते हैं कि आपको लगता है कि जो वे कह रहे हैं वही सत्य है। वे हमेशा आपके हितैषी बन के मिलते हैं और एक निश्चित समय बाद आपको ठगा सा महसूस होता है। कई ऐसी विचारधाराओं ने समय समय पर हमारे राज्यों में राज्य किया जो निश्चित समय के बाद खोजे नहीं मिलती। एक निश्चित समय बाद हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी वह कहते थे उनके जाने के बाद वे सब चीजें वैसी की वैसी है। इसलिए इन विचारधाराओं का विश्लेषण कर लेना बेहतर है। ऐसी ही एक विचारधारा है समाजवाद। आपको मुलायम सिंह यादव याद होंगे, अखिलेश यादव को आप जानते ही होंगे। ये सब समाजवादी है। भारत के प्रमुख समाजवादियों में जयप्रकाश नारायण जी का भी नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। राम मनोहर लोहिया जी का भी नाम सम्मान से लिया जाता है, मगर इसके जनक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद पूरे विश्व में एक नया अध्याय जुड़ा, जिसमें एक तरफ वे लोग थे जो समाज के सामान्य लोग थे और एक तरफ वे लोग थे जो कुलीन लोग थे, जिनके पास पैसा अधिक था, चाहे वो व्यापारी हो या राजकरण के लोग। और इस विचारधारा ने भी जन्म लिया कि वे थोड़े से मुट्ठी भर लोग हम पर राज क्यों करें, जिनके पास संसाधनों का एक बहुत बड़ा भाग होता है। ये समझाना बहुत आसान था कि संपूर्ण समाज जिसमें जो अधिक है उसे ही राज किया जाना चाहिए। सुनकर बहुत अच्छा भी लगता है, होना भी चाहिए, मगर किस प्रकार होना चाहिए यह समझना मुश्किल है और इस विषय के प्रतिपादन में कहीं ना कहीं चूक हुई। इसलिए वेनेजुएला, क्यूबा और रशिया में समाजवाद बहुत प्रचंड बहुमत से आगे जाने के बाद फेल हो गया। साम्यवाद और समाजवाद में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक प्रमुख अंतर यह है कि साम्यवाद में वे कट्टरता से अपनी बातों को मनवाते हैं और जो लोग उन्हें नहीं मानते उनकी हत्या तक कर देते हैं। समाजवाद में सीधे सीधे हत्या का प्रावधान नहीं है। वे लोग इस तरह की बात नहीं करते, पर वे समाज की बात करते हैं। सामान्य रूप से समझा जाए तो समाजवाद यह कहता है कि संपूर्ण संसाधनों पर राज अधिकार होना चाहिए। तो समाज में जो बहुत अधिक धनवान व्यक्ति है उससे धन किसी तरह से लेकर या संसाधनों को लेकर गरीब लोगों में बांट दिया जाना चाहिए, छीनकर नहीं। साम्यवाद कहता है छीनकर, समाजवाद कहता है कि ऐसी योजनाओं को बनाकर या ऐसी नीतियों का निर्धारण करके जो अधिक से अधिक निचले तबके को मदद करती हो। समाजवाद का यह भी कहना है कि अगर समाज मिलकर संसाधनों को सामने रखकर किसी चीज का निर्माण करता है तो इस पर संपूर्ण समाज एक साथ अधिकार करे और कमजोर लोगों को पहले उसके उपभोग की व्यवस्था की जाए। सामान्य रूप से सुनने और समझने में यह बहुत ही आकर्षक लगता है। आइए अब इस विषय पर बात करते हैं कि क्या यह प्रासंगिक है। आइए समाजवाद को एक विशेष उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। हजारों लाखों लोगों की भीड़ एक स्टेशन पर खड़े होकर एक ट्रेन का इंतजार कर रही है। बहुत लेट ही सही, लेकिन वह ट्रेन आई। समाजवाद यह कहता है कि जो सबसे अधिक संसाधन जिस जगह पर है, यानी कि फर्स्ट क्लास के डिब्बे या एसी के डिब्बे, वहां पर उन लोगों को बिठाया जाना चाहिए जो सबसे गरीब हैं, या पूरी ट्रेन की सारी सीट्स को
एक निश्चित मात्रा में बांट देना चाहिए और उन लोगों में से उतने लोगों को चुनकर उन सीटों पे बिठा देना चाहिए। न कोई फर्स्ट क्लास होगा, न कोई जनरल क्लास होगा। जैसा मैंने पूर्व में कहा, यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर समाज क्या इस तरह से आगे बढ़ सकता है? क्या पूर्ण रूप से इसको प्रासंगिक बनाया जा सकता है? यह मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। कुछ समस्याएं हैं। जब सामान्य रूप से चीजों का उत्पादन होगा तो गुणवत्ता का क्या होगा? पहले हमारे देश में दो कारें प्रमुख हिसाब से बनाई जाती थी, एक फिएट, एक एम्बेसडर। दो मोटरसाइकिलें थी, राजदूत और बुलेट। वर्षों तक ये चलता रहा। अधिकतर कंपनियों का एक अधिकार सरकार के पास था। जैसे आपको एचएमटी ध्यान होगी, हमारी सबके पास एक ही घड़ी होती थी, एचएमटी। एक निश्चित समय के बाद में हमारे यहाँ पूंजीवाद आया, उससे गुणवत्ता बेहतर हुई। आज हम समाज में हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए का निर्यात करते हैं। हम ऐसी छोटी छोटी कई चीजें बनाते हैं। हमारे किसान, हमारे उत्पादनकर्ता, हमारे कारखाने चलाने वाले उद्योगपति या हमारे यहाँ सर्विसेज देने वाले तृतीयक व्यवसाय के लोग, ये तभी संभव हुआ जब हमने उस नियम को नहीं अपनाया जिसे हम समाजवाद कहते हैं। सरकारी मशीनरी से सरकारी ढंग से ही काम होता है। सबका फायदा अगर देखा जाए तो गुणवत्ता का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी समस्या आती है इन कार्यों को करने के लिए बार बार ट्रेड यूनियंस का खड़ा हो जाना। 8 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो हमें अलग से भत्ता चाहिए। बहुत अच्छी बात है, चाहिए, होना ही चाहिए। मगर अगर टारगेट्स को पूरा करना है और गुणवत्ता को बेहतर करना है तो अगर आपको कोई भी कुछ कहेगा तब हम उसे नहीं सुन सकते, क्योंकि वह गरीब का शोषण है। आप देखिए, समाजवादियों ने अपने क्षेत्र में कितने कारखाने लगाए, उन क्षेत्रों में कितनी गुणवत्तापूर्ण कार्य हुए। रशिया, वेनेजुएला, क्यूबा, जो नाम मैंने बताए, वहां पर विश्व का बेहतर से बेहतर क्या काम होता है ये समझा जाना चाहिए। गुणवत्ता के स्तर पर भी कहाँ है? रशियन लोगों को अपने हथियारों के लिए जाना जाता है, मगर विश्व स्तर पर विश्व प्रतियोगिताओं में कितनी कंपनीज के सीईओज रशियंस हैं ये नहीं जाना जाता। उसमें इजरायली मिलेंगे, आप अमेरिकन्स मिलेंगे और तमाम लोग मिलेंगे, यहां तक कि भारतीय मिलेंगे, लेकिन रशियन लोग नहीं मिलते, क्योंकि वे सामान्य काम करने के लिए मेहनती लोगों के रूप में जाने जाते हैं, गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए नहीं जाने जाते। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है समाजवाद में, समाज किसे कहा जाए, समाज की परिभाषा क्या है? मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के समय में समाज का मतलब था मुसलमान और यादव, वे इसी को समाज कहते थे। एक ऐसी पुलिस की परीक्षा हुई जिसमें जितने भी लोग भर्ती हुए वे सारे के सारे यादव थे, इक्का दुक्का मुसलमान भी थे। और अगर आपकी समाज की परिभाषा इतनी संकीर्ण हो गई तो आप समाजवाद का क्या ही कर लेंगे। समाजवाद की इससे भी बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। चाहे वे अपने अपनों को समाज में जोड़कर उसके लिए भ्रष्टाचार करें या सामूहिक रूप से कार्य करके भ्रष्टाचार करें, क्योंकि अंकेक्षण की कोई दूसरी व्यवस्था है नहीं। वे जो कहते हैं वही सत्य है, यह मान लिया जाना चाहिए। गुणवत्ता का कोई आधार नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार करना आसान है। हम किससे बेहतर बने और किसके लिए बेहतर काम करें, इस बात की कोई जानकारी समाजवाद अलग से नहीं देता। और इसीलिए सामूहिक विफलताओं का सबसे बड़ा पुलिंदा अगर कोई विचारधारा है तो वह समाजवाद है। आज विश्व से, हर देश से समाजवाद धीरे धीरे समाप्त हो गया है। इसकी कुछ जड़ें हमारे ही देश में रह गई हैं, और वह भी बहुत कमजोर कुछ राज्यों में, और वह है उत्तर प्रदेश और बिहार। कमजोर मैं आर्थिक मामलों के में कहता हूं, जहां अब औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई है। संभवतः जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ेगी और गुणवत्ता का स्तर बेहतर होगा,
वहाँ भी सरकारी मशीनरी से चलने वाले कारखाने और सरकारी मशीनरी से होने वाले काम धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ेंगे, चाहे वे अस्पताल हों, रेल्स हों या दूसरे रोड इत्यादि बनाने वाले काम। हम सबको ये समझना होगा कि अगर हम गुणवत्ता के साथ काम नहीं करेंगे तो हमारा काम बेकार है। जिस प्रकार हमारे देश को आरक्षण के एक भाग ने डस लिया या मुफ्त की रेवड़ियों ने हमारे देश को पंगु बनाना आरंभ कर दिया है, उसी प्रकार यह समाजवाद की विचारधारा है जो गरीब व्यक्ति को उकसाती तो है और उनको एकत्र करके कई बार राज सत्ता तक भी पहुंचा देती है। 10-10 साल इन लोगों ने उत्तर प्रदेश पर राज किया, 15 साल बिहार पे राज किया, मगर उस राज में क्या हुआ ये आम जनता से पूछा जा सकता है। कितने कारखाने लगे, कितनी व्यवस्थाएं आगे बनी और वहां से निकलने के बाद वह छात्र विश्व पटल पर कहाँ हैं यह देखा जा सकता है। तो फिर क्यों बार बार हम इनकी बातों में आते हैं? क्यों वही चीज हमको बार बार आकर्षित करती है कि एक दिन हमारा भी शासन होगा, सिर्फ इसलिए कि हम पिछड़े हैं या हम दलित हैं या हम गरीब हैं या शोषित हैं या वंचित हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उस पर सबसे बड़ी बात यह कि ये सोशल इंजीनियरिंग जैसे शब्दों को भी गढ़ने लगे हैं। सामान्य लोगों के बीच में किस प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को एकत्र कर कर अपने बीच में जोड़ लिया जाए, ऐसी कुटिलतापूर्वक चालों को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। मायावती जी ने इसका प्रतिपादन किया और आज लगभग हर दल इसका उपयोग कर रहा है। साथियों, आप में से जो लोग भी देश में, राजनीति में और आज में विश्वास रखते हैं और अपना कल बेहतर बनाना चाहते हैं, वे देश की राजनीति के साथ समाजवाद को जरूर पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि क्या यह समाजवाद आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में संभव है। और अगर ये इतनी सी जगह पर संभव नहीं है तो इस विचारधारा के लोगों को राज्य स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर अपनी नुमाइंदगी देनी चाहिए कि नहीं। आइए राष्ट्र के विकास में पढ़ना और चिंतन करना आरंभ करें।